आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा बच्चे, हम सवाल पहला शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल है बिजनेस के न्यूमेरिकल का। बिजनेस के न्यूमेरिकल के आपको पता है 3 पैटर्न है। सबसे पहला पैटर्न मैंने आपको ये समझाया था कि बिजनेस का न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, इसके 3 पैटर्न्स बताए थे। सबसे पहला पैटर्न ये बताया था आपको कि क्वेश्चन स्टार्ट होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। हमें इसमें ऐड करने इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस और इसमें से हमें डिडक्ट करना है, लेस करना है एडमिसिबल एक्सपेंसेस। ये हमारा प्रॉफिट कहलाएगा टैक्सेबल प्रॉफिट, या इसे हम बोलेंगे टैक्सेबल इनकम। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? ये कहलाएगी टैक्सेबल इनकम। फिर इस पे हमने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी। अच्छा, सेकंड पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। इसका सेकंड पैटर्न क्या होता है? हमारे पास रेवेन्यू मौजूद हो, हम इसमें से लेस करें एडमिसिबल एक्सपेंसेस। और ये हमारी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। और इसी के साथ साथ पूरे का पूरा फॉर्मेट क्या कि अगर टैक्स की कोई इसके अलावा एडिशनल इनकम हुई जो अकाउंटेंट के मुताबिक इनकम नहीं बनती, वो भी हमें ऐड करना होगी। बट सिंप्लीफाई किया इस वजह से, सिर्फ एक ही बात लिखी। थर्ड वन, वो पैटर्न मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें हमें स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन को सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड करना होता है और एक्सपेंसेस को फिर हम अपोर्शन करते हैं। ऐसा ही है। आज जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, वो सबसे पहली बात ये है कि वो इस पैटर्न पे सॉल्व होना। दूसरी बात, जब भी हम बिजनेस का न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे, बिजनेस के न्यूमेरिकल में हमें सबसे पहले ये कंसीडर करना होगा क्या ये न्यूमेरिकल इंडिविजुअल का है, एओपी का है या कंपनी का है। हमें इस बात का भी ख्याल रखना है। इन तीनों में से किसी एक का न्यूमेरिकल होगा, या इंडिविजुअल का, या एओपी का, या कंपनी का। एओपी के न्यूमेरिकल में हमें कुछ एडिशनल काम करना पड़ेगा। हमें एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। यह भी हो सकता है समटाइम हमसे ना सिर्फ एओपी की वर्किंग करवाए, बल्कि हमें के एओपी के मेंबर की भी टैक्स की वर्किंग कर डालो। तो उसमें एक तरफ तो हम एओपी का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, दूसरी तरफ फिर हमें इंडिविजुअल का न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना होगा। ठीक हो गया? जैसे हम चैप्टर नंबर 9 में वर्किंग किया करते हैं। तो इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। आ चुका है जिसमें एओपी और मेंबर दोनों का पूछा होगा। 16.1 सॉल्व करवाने लगा। रवियन लेवल क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा अपनी किताब में। AB एसोसिएट्स इज एन एओपी। किसका क्वेश्चन है? एओपी का। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, कितने पार्टनर्स हैं? 2, एक ए है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं, रेशियो 60 and 40। अल्लाह का बड़ा एहसान। रिस्पेक्टिवली
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द टैक्स ईयर 2002 इज एज अंडर सेल विदाउट टैक्स डिडक्शन, सेल में से टैक्स की डिडक्शन नहीं हुई। अब बच्चे परचेजेस की फिगर भी गिवन है, सैलरी टू प्रोडक्शन मैनेजर, ये एडमिसिबल एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो अकाउंटेंट ने भी एक्सपेंस बनाया, टैक्स वाला भी एक्सपेंस बनाने की इजाजत दे रहा है। डेप्रीसिएशन, आपको पता है अकाउंटिंग की डेप्रीसिएशन एडमिसिबल एक्सपेंस नहीं है, ये कौन सा एक्सपेंस है? इनएडमिसिबल एक्सपेंस। इनएडमिसिबल एक्सपेंस है तो क्या करेंगे बच्चे, इसे ऐड बैक करेंगे। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इसके अलावा कुछ और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, सैलरी टू पार्टनर ए, हमने ये बात पढ़ रखी है कि एओपी अपने मेंबर को, अपने पार्टनर को कोई भी सैलरी पे करे, रिम्यूनरेशन पे करे, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट या किसी भी तरह की कोई और रिम्यूनरेशन, वो एओपी के लिए इनएडमिसिबल एक्सपेंस है, तो ये भी इनएडमिसिबल एक्सपेंस हो जाएगा। इसे भी हम क्या करेंगे बच्चे, ऐड बैक कर देंगे। अगेन बच्चे कमीशन टू पार्टनर ए बी क्या है, इनएडमिसिबल एक्सपेंस, इससे भी बच्चे हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। अब ये आ गई दो बातें जो कि लीज से रिलेटेड है। हमने कहा था डेप्रिसिएशन लीज एसेट की और फाइनेंस कॉस्ट, ये दोनों क्या होगा, इनएडमिसिबल एक्सपेंस। और इसके केस में एडमिसिबल एक्सपेंस क्या होगा, लीज रेंटल एक्चुअल पेड। याद रखिएगा लीज रेंटल अगर पे नहीं हुआ साल भर में तो वो नहीं, लीज रेंटल पेड होना जरूरी है। उसके बाद बच्चे फाइनेंस चार्ज ऑन लीज, अच्छा सॉरी, ये थी डेप्रिसिएशन ऑन एसेट की, ये भी इनएडमिसिबल है एज इट इज। और ये है लीज की दो एडजस्टमेंट्स। उसके बाद बच्चे एडवर्टीजमेंट एडमिसिबल एक्सपेंस, अगर कोई इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हुई तो वो देख लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपको पता है प्रोविजन इनएडमिसिबल है, एक्चुअल बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एडमिसिबल एक्सपेंस। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, तो हमारा न्यूमेरिकल शुरू किस बात से होना है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट से बिफोर टैक्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस में फ्रेट के चार्जेस है 28,000 रुपए के। आपने पढ़ा है कि अगर कोई पेमेंट आप एक सिंगल हेड की पेमेंट कितने से ज्यादा की हो, 25,000 से ज्यादा, और उस पूरे साल में एग्रीगेट वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा बन जाए तो वो एक्सपेंसेस बैंकिंग चैनल के थ्रू पे होंगे तो एडमिसिबल एक्सपेंस है। बट हमने ये इसकी कुछ एक्सेप्शन पढ़ी थी, हमने कहा था जैसे टैक्स अदा हो गया, फ्रेट, कैरिज, ये कैश में भी पे हो जाए तब भी ये एक्सपेंस क्या कहलाएगा, एडमिसिबल। तो ये एक्सेप्शन है, ये एडमिसिबल एक्सपेंस है, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे। समझा पाया हूं ये बात। लीज रेंटल एक्चुअल पेड कौन सा एक्सपेंस हुआ, एडमिसिबल, और क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे। इसके लिए हमें पूरी टैक्स की कैलकुलेशन करनी होगी, टैक्स डेप्रिसिएशन की भी, इनिशियल अलाउंस भी, और अगर डिस्पोजल हुई है तो फिर उसके केस में टैक्स और अकाउंटिंग गेन भी कैलकुलेट करना होगा। अकाउंटिंग का गेन माइनस करवाएंगे, टैक्स का गेन ऐड करेंगे, और अगर अकाउंटिंग का लॉस हुआ तो अकाउंटिंग का लॉस ऐड बैक हो जाएगा, और अगर टैक्स का लॉस हुआ तो वो डिडक्ट हो जाएगा। अदर एक्सपेंसेस में कुछ चीजें शामिल है। अदर एक्सपेंसेस कौन से हैं, ये वाले अदर एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं। क्या चीज शामिल है अदर एक्सपेंसेस में, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट की डिस्पोजल पे लॉस हुआ, ऐड बैक करेंगे। मिसलिनियस एक्सपेंसेस, एडमिसिबल कोई इंफॉर्मेशन नहीं। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लोन यूटिलाइज, एडमिसिबल कोई और इंफॉर्मेशन नहीं। रेजिडेंशियल टेलीफोन बिल ऑफ पार्टनर ए, पार्टनर ए के बिहाफ पे अगर कोई एक्सपेंस किया, एडमिसिबल ही इनएडमिसिबल, ऐड बैक करेंगे बच्चे। बैड डेट्स रिकवर्ड रिवीजन लेवल पॉइंट है, याद कीजिएगा हमने डिस्कशन की थी कि बैड डेट्स अगर रिकवर्ड हो और इसकी रिकवरी या तो पार्शियल होगी या फुल रिकवरी होगी,
फुल रिकवरी के केस में हमने कहा था कि अगर माजी में उसने एक्सपेंस बनाने की इजाजत दे रखी थी तो अब इनकम बनाएंगे, लेकिन अगर अकाउंटेंट ने ऑलरेडी इनकम बना ली, दोबारा नहीं बनानी, इग्नोर कर दीजिएगा। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि अगर माजी में उसने एक्सपेंस बनाने की इजाजत नहीं दी थी, डिसअलाउ किया हुआ था, इस दफा इनकम बनेगी तो इनकम बनानी ही नहीं है, क्योंकि जब खर्चा नहीं बनाने दिया तो इनकम क्यों बनाएंगे। फिर हमने साथ ये भी रूल पढ़ा था, अगर अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग प्रॉफिट में शामिल किया हुआ है तो फिर हम माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे। अब पढ़ते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड हुए डिसअलाउ। डिसअलाउ का क्या मतलब, माजी में उसने एक्सपेंस बनाने की इजाजत नहीं दी थी। टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रीवियस ईयर जब हमने उससे कहा था कि भैया हमारे अखराजात हो गए, नहीं माना वो, आज इनकम बनाने की इजाजत है नहीं, तो क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट में से। तो ये इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये लायबिलिटीज हैं जो आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 इयर्स। वो लायबिलिटीज जो आउटस्टैंडिंग मोर देन 3 इयर्स हम ऐड बैक करेंगे जिनका पीरियड 3 साल से ज्यादा भी हो गया और उसकी सूरत में पहले हमने एक्सपेंस भी रिकॉर्ड किया हुआ था। जिसके लिए हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया था उसको हम ऐड बैक भी नहीं करेंगे। देखिएगा, लायबिलिटी अगेंस्ट परचेजेस, परचेज हमारा क्या था पहले, एक्सपेंस। एंट्री क्या वो उसकी, एक्सपेंस डेबिट पेएबल। अब 3 साल के अंदर अंदर पेमेंट नहीं की, उस टैक्स ईयर के बाद वाले जिसमें ये एक्सपेंस बनाया था, तो फिर 4th ईयर के स्टार्ट में हम क्या कर देंगे, इसको राइट बैक कर देंगे। तो इसको राइट बैक करना है। बैंक लोन, लोन है ना, लोन के लिए तो हमने एक्सपेंस बनाया ही नहीं था माजी में, तो इसका कुछ भी नहीं करना। लेकिन इंटरेस्ट क्या होता है, खर्चा, उसकी पेमेंट होनी चाहिए थी लेकिन पेमेंट नहीं की, तो ये भी राइट बैक करेंगे तो एड बैक होगा। लेकिन एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स ये नहीं होता, क्योंकि इसकी सूरत में भी एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। बैंक लोन की सूरत में तो होता है। कैसे, इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट के लिए अलग वर्किंग है, लोन अलग है। लोन के लिए जब एंट्री पोस्ट करते थे तो एंट्री पोस्ट करते थे बैंक डेबिट, लोन क्रेडिट। बैंक को किया ना डेबिट, एक्सपेंस तो नहीं किया। हो गई बच्चे बात क्लियर? यहां तक एओपी का सवाल था। अब अगला देखिएगा, मिस्टर ए उसका मेंबर है। ई पॉइंट शुरू से समझा दूं। लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग पीरियड मोर देन 3 इयर्स, 3 साल के अंदर अंदर अदा करनी है जिस साल में आपने एक्सपेंस बनाया था। और अगर 3 साल के अंदर अंदर आपने ना पे की तो 4th ईयर के शुरू में आपने उसे राइट बैक कर लेना। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये थी कि राइट बैक आप तभी कर सकते हो पहले अगर आपने उसकी सूरत में एक्सपेंस बना रखा था। अब हमने कहा सबसे पहली बात है लायबिलिटी अगेंस्ट परचेजेस। परचेजेस को पहले हमने क्या बनाया, एक्सपेंस। एक्सपेंस तो बना हुआ था, तो इसका मतलब है इस एक्सपेंस के बदले में पेमेंट होनी चाहिए थी। टैक्स वाले से कह दिया मेरा खर्चा हुआ है, पेमेंट की कोई नहीं, तो टैक्स वाला कहता है भाई जब पेमेंट ही नहीं हुई तो ये तो खर्चा ही नहीं है, फिर आपका वापस इनकम बना। बैंक लोन की सूरत में किसी तरह का कोई खर्चा नहीं इजाजत ली हुई थी टैक्स वाले से, तो इस वजह से इनकम बनाने की जरूरत भी नहीं। लेकिन इंटरेस्ट की सूरत में एक्सपेंस बना रखा था, पेमेंट भी होनी चाहिए थी, नहीं की, तो अब इनकम बनाओ। मतलब क्या, एक्सपेंस खत्म करो अपना वो वाला। और एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स के केस में एक्सपेंस नहीं बनाया था, तो 2 के केस में बना था, 2 के केस में नहीं बना था। जी मार्क साहब बड़े गुस्से से देख रहे हैं, क्लियर हो गई बातें? अगर घर जाके साथ साथ बिजनेस को नहीं पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इतना ही गुस्सा आएगा या ज्यादा आएगा इससे, ठीक है ना? जी शर्जील साहब समझाते हैं कि आपको भी जरूरत है समझाने की। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मिस्टर ए मेंबर है। अब ये बात हम जो कर रहे हैं वो इंडिविजुअल की कर रहे हैं। मिस्टर ए ने डिस्पोज ऑफ किए शेयर्स प्राइवेट कंपनी के 38 लाख रुपए के, विच वॉज परचेज 3 साल पहले इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, कितने के, 11,80,000 रुपए। ज़कात इस पे कितनी डिडक्ट हुई है, फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट, और इसके अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी आ जाएगा। अब रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं टैक्सेबल इनकम एओपी की
शेयर ऑफ प्रॉफिट हर पार्टनर का और टैक्स पेएबल बाय मिस्टर, ये सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके स्टार्ट करें जी साहब। कितने नंबर का क्वेश्चन आया? ये क्वेश्चन होगा 18 से 20 नंबर तक का। AB एसोसिएट्स कंप्यूटेशन करने वाले हैं टैक्सेबल इनकम की एंड टैक्स लायबिलिटी की। इसके बाद बच्चे टैक्स ईयर नहीं बताया तो 2024। इंफॉर्मेशन है रुपीस में। हेड है बच्चे हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस। टैक्स ये बताया 20x2 है। कोई मुश्किल बात, आप सब लोगों के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हुई तो मैं आप लोगों से कह दूंगा, वैसे मैं देख भी लूंगा, मेरे सामने मौजूद भी है। बच्चे सबसे पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट एक एक लाइन स्किप करके लिखना है आप लोगों ने। प्रेजेंटेशन आपकी बेहतर भी रहेगी और गलती के चांसेस भी कम से कम रहेंगे। 226900। कोई दिक्कत बच्चे? इसमें बच्चे हमने दो एडजस्टमेंट्स करनी है। पहला ऐड करना है बच्चा इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। जी बच्चे इसमें से डिडक्ट करना है लेस एडमिसिबल एक्सपेंसेस। अच्छे तरीके से समझना है बिजनेस के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात वन बाय वन। सबसे पहले अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन। मैं अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन को एक ही जगह पे सारे का सारा क्लब करने लगूंगा लीज एसेट के अलावा। देखें अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन एक है 1,80,000 की, दूसरी है 20,000 की, तो दोनों को सम करने लगा। 1,80,000 और मैंने सम कर दिया 20,000, दोनों फिगर्स को सम करके लिखने लगा। ये टोटल फिगर हो गई 2 लाख। अब मुझे इसमें से माइनस करनी है टैक्स की डेप्रिसिएशन। अभी गो के मैंने कैलकुलेट नहीं की, जब कैलकुलेट करूंगा माइनस भी करवा दूंगा, लेकिन यहां पे मैं हेडिंग तो लिख दूं टैक्स की डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग इनिशियल अलाउंस। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद बच्चे एडिशनल इंफॉर्मेशन में सैलरी टू पार्टनर ए इनएडमिसिबल है ना। सैलरी टू पार्टनर ए। बच्चे एक एक लाइन स्किप कर करके लिखिएगा। 2,80,000। कोई दिक्कत? उसके बाद बच्चे नेक्स्ट कमीशन टू पार्टनर बी। कमीशन किसको पे किया जा रहा है? पार्टनर बी को। कितनी अमाउंट का बच्चे? 50,000। ये भी बच्चे बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बच्चे डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, ये तो हो चुका हुआ है। अब लीज की एडजस्टमेंट। जी बच्चे डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट कितनी अमाउंट है? 15,000।
फाइनेंस चार्जेस, फाइनेंस चार्जेस इसकी कितनी अमाउंट है बच्चे? 2500। अच्छा, इसके केस में एडमिसिबल एक्सपेंस क्या है? लीज रेंटल पेड, ऐसा ही है ना? लीज रेंटल पेड, और वो कितनी अमाउंट है? 18,000। जी बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद बच्चे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितनी अमाउंट है बच्चे? 10,000। ये भी हो गया, यहां तक कोई दिक्कत? जी बच्चे, उसके बाद बच्चे एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहली एडजस्टमेंट तो रिकॉर्ड नहीं होनी है। टैक्स की डेप्रिसिएशन की वर्किंग है, बाद में कर लेते हैं। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसकी हमें वर्किंग करनी है, या टैक्स वाले के मुताबिक गेन होगा या लॉस होगा। कितनी अमाउंट है बच्चे? 13,000। जी बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद बच्चे मिसलिनियस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन नॉन यूटिलाइज एडमिसिबल, रेजिडेंशियल टेलीफोन बिल ऑफ पार्टनर ए। कितनी अमाउंट है बच्चे? 5,000। बैड डेट्स रिकवर्ड, इसके बाद इंफॉर्मेशन आ रही है। बैड डेट्स रिकवर्ड 33,000, ये माइनस हो। उसके बाद बच्चे लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 years, लायबिलिटी अगेंस्ट परचेजेस। लायबिलिटी अगेंस्ट परचेजेस की बच्चे कितनी अमाउंट है? 80,000। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट लायबिलिटी, बैंक लोन तो नहीं आएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन द अबव बैंक लोन। कितनी अमाउंट? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? जी, जो बैड डेट्स कवर्ड है वो हमारी इनकम है ना, वो लेस इनकम में से इस वजह से माइनस किया उमर साहब, क्योंकि जब ये एक्सपेंस बना था, क्या टैक्स वाले ने हमें एक्सपेंस बनाने दिया था, तो इसका मतलब तब उसने इनकम कंसीडर करवा दिया ना। हमने आपको सामान बेचा 33,000 रुपए, आपने हमारे पैसे नहीं दिए। हम एफबीआर वाले के पास गए और उसे कहा कि इसको सामान बेचा था, 33,000 रुपए की हमारी सेल लिखी हुई है, इसने पैसे ही नहीं दिए, तो हमारी ऐसा करो 33,000 रुपए से इनकम कम कर। उसने कहा नहीं, भाग जाओ, मैंने नहीं माना, डिसअलाउ कर दिया। हमने अकाउंटेंट ने अपनी किताबों में ही 33,000 रुपए का बैड डेट बना दिया, आपने पैसे दे दिए। अब अकाउंटेंट ने कहा मुझे बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए 33,000 रुपए, उसने अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड कर लिए।
अब जब खर्चा नहीं बनाने दिया तो टैक्स में जाके अब टैक्सेबल इनकम में 33,000 रुपए दोबारा लिखेंगे तो 2 दफा 33,000 रुपए टैक्सेबल नहीं हो गया, पहले भी हो चुका हुआ है क्योंकि पहले खर्चा ही नहीं बनने दिया। तो अब 33,000 रुपए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब बात क्लियर होगी? अच्छा जी बच्चे, अब आपके सामने इंफॉर्मेशन मौजूद है, इसमें से हमारी सिर्फ एक ही वर्किंग रह गई है और वो है इस हिस्से की वर्किंग, डेप्रिसिएशन की वर्किंग। डेप्रिसिएशन की वर्किंग जिस पैटर्न में हम किया करते थे कि हम एक पूरे का पूरा टेबल बना के उसकी वर्किंग किया करते थे, उसी तरह से जरा वर्किंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। ओपनिंग टैक्स WDV मौजूद है हमारे पास, प्लांट, व्हीकल, फर्नीचर। ये हमारी वर्किंग नंबर 1, प्लांट, व्हीकल, फर्नीचर। जी बच्चे, रुपीस, रुपीस एंड इन रुपीस, ये हमारे सामने इंफॉर्मेशन मौजूद है। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग टैक्स WDV, ओपनिंग टैक्स WDV का बैलेंस। अच्छा, ओपनिंग टैक्स WDV का बैलेंस कितना मौजूद है? 2,50,000, 4,80,000। 2,50,000। व्हीकल का कितना है? 4 लाख। और फर्नीचर 80,000। आपने मुझे बताना है प्लांट को डिस्पोज ऑफ किया ड्यूरिंग द ईयर? किया, लेस डिस्पोजल। जिस साल डिस्पोज ऑफ किया जाएगा उस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाएगी। तो डिस्पोजल की वैल्यू क्या है? टैक्स WDV बतानी है आपने। 80,000 बच्चे इसमें से हमने माइनस करवा दिया। देख भी लीजिएगा, आपसे गलती ना हो जाए, मैं ओपन कर रहा हूं। देखें, WDV बताइए डिस्पोजल की 80,000। क्लियर है बच्चे? अब इसके बाद कितना बैलेंस बच गया? 170,000। ये ओपनिंग बैलेंस। इसके अलावा ने भी परचेज किए, वो कितने का? 40,000 रुपए का। ऐसा ही है ना जी बच्चे? कितने का नया परचेज किया है? 40,000 का। जी बच्चे, अब हम इसकी पहले वर्किंग मुकम्मल कर लेते हैं। आपको पता है प्लांट के केस में जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 15% और इनिशियल अलाउंस का रेट है 25%। ऐसा ही है। स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले इनिशियल अलाउंस 40,000 का 25%, 10,000। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे टैक्स की डेप्रिसिएशन ओपनिंग पे 1,70,000, इसका बच्चे 15%, 255,000। जी बच्चे, कोई दिक्कत? उसके बाद बच्चे टैक्स की डेप्रिसिएशन ऑन परचेज्ड एसेट। अब देखें, 40,000 का परचेज किया था, माइनस कर दें 10,000 की इनिशियल अलाउंस है और जो बैलेंस आए उस पे 15% रेट अप्लाई करना। इन द ईयर ऑफ परचेज फुल ईयर डेप्रिसिएशन 4,500। $40,000 है बच्चे टोटल, करके देख लीजिएगा। अच्छा बच्चे, अब व्हीकल के केस में, व्हीकल के केस में आपको पता है इनिशियल अलाउंस नहीं होता, सिर्फ 15% डेप्रिसिएशन का रेट है। बताइएगा डिस्पोजल है इसके केस में? नहीं है। 40,000 का ओपनिंग बैलेंस ही आ गया, सॉरी 4 लाख।
न्यू परचेज नहीं है कि है कितना 13 लाख का। ये हो गया बच्चे। इनिशियल अलाउंस इस पे नहीं होता। 4 लाख का 15% 60,000। अच्छा 13 लाख का भी 15%। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज। $2,55,000। अच्छा फर्नीचर, क्या डिस्पोज ऑफ किया फर्नीचर को? फर्नीचर को किया हुआ डिस्पोज ऑफ जी। इसके WDV है 10,000। $70,000 परचेज किया नहीं है। कितना? 7,000 का। ये भी हो गया। इनिशियल अलाउंस नहीं होता। 70,000 का 15%। जी बचे 7,000 का 15%। $11,550 टोटल कर लीजिए रोज। $306,550। टैक्स की डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की है इंक्लूडिंग इनिशियल अलाउंस। अब बच्चे हमने इसके केस में लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। अब हमने कैलकुलेट करना है क्या गेन तो नहीं आ रहा जो 2 एसेट बेचे होंगे। जरा वर्किंग करते हैं 1 बाय 1। एक बेचा हुआ है प्लांट, ऐसा ही है ना? तो बच्चे बताइएगा सेल प्राइस प्लांट को बेचा कितने में? देखिए कितने में बेचा? 90,000 रुपए में। ऐसे ही है बच्चे। लेस कर दें टैक्स की WDV जी। हाँ जी, सबका टोटल किया। नहीं इतना नहीं बनता। 2,25,000 लिखा, 2,55,000 है। अच्छा 90,000 रुपए में से 80,000 माइनस कीजिएगा, 10,000 का गेन आ गया। अच्छा टैक्स गेन है तो टैक्स गेन हम ऐड करेंगे या लेस करेंगे? ऐड करेंगे। टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट। टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट कितना आ गया बच्चे? 10,000 का। अच्छा बच्चे सबसे आखिरी बात, अब दोबारा से सेल प्राइस कितने में फर्नीचर को बेचा? 77,500। अच्छा बच्चे इसकी टैक्स WDV 10,000 टैक्स WDV, तो इसका मतलब है 2,500 रुपए का लॉस हो गया। टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल। तो ये है बच्चे टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल। कितनी अमाउंट है बच्चे? 2,500। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? यहां तक बच्चे हम लोगों ने ये वर्किंग करना है, कोई प्रॉब्लम? अब आप सबसे पहले इन सबका टोटल कर लीजिएगा यहां से यहां तक का। जल्दी से क्विकली कीजिएगा, बड़ी तसल्ली से कीजिएगा।
2974,500। अच्छा बच्चे, अब इसमें से ये फिगर्स भी माइनस कर दो। टैक्सेबल इनकम 261456। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? अच्छा बच्चे, अब इस पे हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स लायबिलिटी। अब आपने मुझे बताना है इस पे टैक्स का रेट। स्लैब कौन सा है? पहले ये स्लैब बन रही है थर्ड वन, 24 लाख से ज्यादा है। फोर्थ वन, ऐसा ही है जी? हाँ, एओपी है ना, तो कैटेगरी 1 के नहीं दिखना है। अच्छा, इंडिविजुअल नहीं, एओपी के लिए स्लैब रेट्स जो इंडिविजुअल के हैं वही हैं, लेकिन नॉन सैलरीड वाले रेट्स कैटेगरी 1 का, तो स्लैब फिफ्थ वन जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अब फिफ्थ स्लैब स्टार्ट कहां से हो रही है? 24 लाख से। 24 लाख पे टैक्स की अमाउंट 315,000। उसके बाद बच्चे टैक्स ऑन रूपीज। अब 24 लाख से जितना ज्यादा है वो 2,14,450 रुपए एट द रेट 25%। 53613। अच्छा बच्चे, अब इन सब का टोटल कर ले। 61386 368,613। अब ये आ जाएगा बच्चे 22,45,837। ये बच्चे हमने टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट अब कैलकुलेट कर दिया। आपको पता है टैक्स के बाद इसे हम क्या बोलते हैं? डिविजिबल इनकम, याद है ना? इसको बोलते हैं डिविजिबल इनकम। अब हमने इससे आगे वर्किंग करनी अभी तक नहीं सीखी। कल मैंने डिसाइड किया था ये वर्किंग मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए सिखा दूंगा, ऐसा ही बोला था ना। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है हम्बल, आप लोगों ने नोट नहीं करना, मेरी बात को अच्छे से समझना है। ये वर्किंग बहुत अहम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पार्टनर्स कितने हैं? 2। पहले पार्टनर का नाम है ए, दूसरे पार्टनर का बी, और इससे आगे आपने टोटल कर लिया। इंफॉर्मेशन रुपीज में है, रुपीज में लिख दिया, कोई दिक्कत? अब जो जो बातें हमने इनएडमिसिबल की हुई हैं वो ऊपर जाके नोट कीजिएगा। सबसे पहले सैलरी टू पार्टनर ए, नजर आया आप लोगों को? अब आते हैं दोबारा वापस सैलरी। अब किस पार्टनर को है? ए को 2,80,000 रुपए, यही बोला है ना? पार्टनर बी को भी सैलरी दी गई थी, देखो जरा ढूंढो। नहीं, अभी सिर्फ सैलरी की बात कर रहा हूं, भूल जाए। सैलरी दी गई है पार्टनर बी को? नहीं है, तो बस 2,80,000 रुपया। इसके केस में भी 0 और यहां पे आ जाएगी फिगर 2,80,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दोबारा वापस, सैलरी की बात खत्म हो गई। अब अगला हेड क्या है? कमीशन। अब सिर्फ कमीशन की बात करनी है। अब कमीशन ढूंढिएगा, यहाँ पे हम कमीशन की बात लिख रहे हैं, कमीशन। अब कमीशन किस पार्टनर को दिया गया? बी को। ए को तो नहीं दिया गया ना? कितनी अमाउंट है? 50,000। ये 50,000 पूरे का पूरा यहाँ पे आपने टोटल में भी लिख दिया। ये भी हो गया बच्चे। अब आए दोबारा वापस, देखिए सैलरी पार्टनर ए को ये हम टिक कर चुके, कमीशन बी हो गया। देखिए पार्टनर से रिलेटेड कोई और बात, एक और बात है, टेलीफोन बिल। तो मैं यहां पे लिख देता हूं टेलीफोन बिल। पार्टनर ए है या बी? ए। कितनी अमाउंट? 5,000 पार्टनर ए का टेलीफोन बिल। बी का भी है? नहीं है, यही टोटल में आ जाएगा 5,000 रुपया। कोई मुश्किल बात तो नहीं है बच्चे? कोई दिक्कत? आप लोगों के साथ मैंने कमिटमेंट की थी कि आप लोग नोट नहीं करेंगे और नहीं कर रहे।
चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप लोगों ने एक काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने मुझे इन सब का टोटल करके बताना है कितनी फिगर बन रही है। 335,000। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मुश्किल बात? आपने इसके बाद यहां पे टोटल फिगर लिखनी है। वो कौन सी टोटल फिगर जो हमने यहां पे कैलकुलेट कर रखी है, वो कौन सी फिगर है? 22,45,837। 22,45,837 कर दिया। कोई मुश्किल बात तो नहीं है, कोई दिक्कत? अब आपने इन दोनों फिगर्स के दरमियान का डिफरेंस लेना है। इस फिगर और इस फिगर के दरमियान का डिफरेंस, वो मुझे फिगर बतानी है। 919 स्टेप समझ में आया? सबसे पहले स्टेप पे आपने क्या किया? सबसे पहले स्टेप में आपने इन सब का जो भी पार्टनर को पैसे दिए गए थे, बेनिफिट्स दिए गए थे, वो सब के सब उसके कॉलम में लिखे, टोटल में भी लिख लिए। फिर आपने जितना भी डिविजिबल प्रॉफिट था, वो डिविजिबल प्रॉफिट का टोटल के कॉलम में लिख लिया। अब आपने उस टोटल और उन दोनों के दरमियान का डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। ये आपकी कौन सी फिगर बन गई? बैलेंसिंग फिगर। ये कौन सी फिगर है आपकी? बैलेंसिंग फिगर। यहां तक है जी। अब आपको एक काम करना है, इस पे आपको परसेंटेज अप्लाई करनी है। इसका भी 50% नहीं, सॉरी, इसका 40% और इसका 60%। ये 60% और ये कितना है? 40%। इसको जरा पोर्शन कीजिए। 1910,837 का 60% लेना। 114650 किसका बता रहे हो बच्चे? 60%। 1146,502 764 अब बच्चे इन दोनों का टोटल कर लीजिएगा। 141,505 इससे बोलेंगे बच्चे शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी। ये है एओपी से शेयर रिसीव हुआ और ये हमारी होगी बैलेंसिंग फिगर। स्टेप समझ में आ गए? कोई मुश्किल बात तो नहीं है? हमने सबसे पहला स्टेप क्या परफॉर्म किया? फर्स्ट वन स्टेप में इसका टोटल किया। सेकंड वन स्टेप में हमने ये किया कि ये फिगर पिक करके यहां पे लिख डाली। ये हमारा सेकंड स्टेप था। थर्ड वन स्टेप में इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस लिया। फोर्थ वन स्टेप में इसको हमने अपोर्शन कर दिया इन दोनों के दरमियान में। इस फिगर का 60%, इस फिगर का 40%। फिर एट द एंड फिफ्थ वन स्टेप में हमने इन सब का टोटल कर डाला। क्लियर हो गई बच्चे बात? पहले स्टेप में हमने क्या किया? हर एक को जो जो बेनिफिट दिया गया था वो लिखा, उसका टोटल किया। दूसरे स्टेप में ये टोटल बैलेंस यहां से पिक करके यहां पे लिख दिया। अब थर्ड वन स्टेप में इन दोनों का दरमियान का डिफरेंस ले लिया, फिर उस डिफरेंस को अपोर्शन कर दिया उनके एग्रीड प्रोपोर्शन के साथ, फिर सबका टोटल हो गया। टोटल किया तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी बन गया। क्लियर हो गया जी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। सिर्फ 2 मिनट, यहां तक बात क्लियर? अब मेंबर ए की वर्किंग करते हैं। छोटी सी बात है, मुश्किल नहीं है, लेकिन कर लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल हमारा मुकम्मल हो जाए। जी बच्चे, रिक्वायरमेंट में बच्चे सबसे पहली बात, मिस्टर ए कंप्यूटेशन किसकी करने वाले हैं? टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। सबसे लास्ट पे बचे
टैक्स ईयर 20x2। इंफॉर्मेशन किस में मौजूद है बच्चे? रुपीज में। हेड बताइएगा कौन सा हेड है? कैपिटल गेन है ना, शेयर्स डिस्पोज ऑफ किए थे। जी बच्चे, कंसीडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स 38 लाख। जी, इसकी कॉस्ट कितनी थी? 11,80,000 लेस कर दिया कॉस्ट, कैपिटल गेन बच्चे। अच्छा बच्चे, इसकी कोई और इनकम नहीं है तो इसको मैंने बोल दिया टोटल इनकम। अब मैंने इसमें से माइनस करना है, लेस ज़कात डिडक्टेड एट सोर्स। $6,000 की ज़कात डिडक्टेड एट सोर्स। $26,14,000 ये कहलाएगी टैक्सेबल इनकम। अब हमें इसमें ऐड करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी। जी बच्चे, एओपी से 14 लाख, 502। जी बच्चे, ये इनकम कहलाएगी टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। ये है टैक्सेबल इनकम, लेकिन किस पर्पस के लिए? हाँ, फॉर रेट पर्पस। 4045 जी बच्चे, यहां तक बात क्लियर? अच्छा बच्चे, अब जरा देखिएगा टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी सैलरीड केस है या नॉन सैलरीड? नॉन सैलरीड केस है। जी बच्चे, सबसे पहली बात टैक्स ऑन रुपीज 4 मिलियन। 4 मिलियन पे टैक्स की अमाउंट कितनी है? 7,65,000। तो उसके बाद बचे टैक्स ऑन रुपीज एक्सीडिंग 45,502 रुपीज एट द रेट ऑफ 35%। जी बच्चे, इसका टोटल करेंगे 926,008। यही फिगर है? सॉरी 7 780 है। ठीक हो गया। सॉरी गलती हो गई 926। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा ये बच्चे टैक्स नहीं है हमारा, जल्दबाजी में कर रहे हैं जी, क्लास का टाइम हो गया अगली। अच्छा इधर देखिएगा, टैक्स लायबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है, लेकिन बच्चे ऑन रुपीज किस अमाउंट पे? जो बच्चे हमारी टैक्सेबल इनकम है वो टैक्सेबल इनकम है 26,14,000। 26,14,000 बच्चे कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पे? 7,80,926 रुपए, इसको डिवाइड कर देना है 4,04,5,502, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जिस अमाउंट पे है 26,14,000। बच्चे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की फिगर तो नहीं गिवन, तो बच्चे यही अमाउंट टैक्स पेबल विद रिटर्न ऑफ इनकम आ जाए। क्लियर हो गई बच्चे बात? अच्छा बच्चे, आपने 16.2 न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करना एओपी का, इससे आसान है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।